Hello students. So today we will cover our second unit, that is biology of behavior. So the chapter objectives are body-mind relationship, genetics and behavior, nervous system, neurons and synapse, psychology of sensation and sensory processes, and the role of muscles and glands. Now the chapter outlines are body-mind relationship, genetics and behavior, the role of heredity and environment, brain and behavior. In this we will study nervous system, neurons and synapse, association cortex. We will study about both the hemispheres of the brain, and sensation, muscular and glandular controls of behavior. The last one is nature of behavior and its integrated response. So first of all, let's understand what is biopsychology. So let's understand first what is biopsychology, what is biological basis. So biopsychology, it focuses on biology of behavior. सो बायोसाइकोलॉजी किस चीज़ के ऊपर फोकस करती है? बिहेवियर के ऊपर फोकस करती है. फॉर एग्जांपल जो भी हम बिहेवियर करते हैं उसके पीछे क्या बायोलॉजिकल रीजंस रहते हैं जो उस चीज़ को स्टडी करती है, दैट ब्रांच इज नोन एज biopsychology, right? For example, if somebody is having depression, so what are the biological reasons for that? If anybody is having schizophrenia, so what neurotransmitters are responsible for it? जो इन सारी चीज़ों को स्टडी करती है उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं biopsychology. So you can also say that जो biopsychology है, that is a scientific study of psychological and biological processes. So why it is important for a nurse to understand the biology of behavior? Why it is important? So that you can give comprehensive and effective treatments to your patients. And how this affect his behavior? Next one is biopsychologists also identify what are the cause for behavior, कि क्या कारण है. जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में बात की कि अगर किसी को डिप्रेशन है या स्किज़ोफ्रेनिया, सो व्हाट्स द बायोलॉजी बिहाइंड दैट. तो क्या बायोलॉजी है, क्या क्या उसमें चेंजेस आए, कहाँ पर क्या फंक्शनिंग में कहाँ पे डिसफंक्शनिंग हुई जिसकी वजह से द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम दैट. Therefore, behavioral changes could be changes in the nervous system. आपने सुना होगा कई बार अगर किसी का जो नर्वस सिस्टम है वो ज़्यादा वो एक्टिव है या ओवर एक्टिव है, उसकी वजह से भी कई तरह के जो बिहेवियर प्रॉब्लम्स है वो लोगों को आती हैं. सो वी विल डीपली स्टडी नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स, इंडोक्राइन सिस्टम, एनाटॉमिकल एंड जेनेटिक स्ट्रक्चर in order to completely understand what is the role of biology in behavior. So the term human behavior refers to the entire life activities and experiences of all living organisms. So अब human behavior क्या है जो हमने पहले भी स्टडी किया था. So अब ह्यूमन बिहेवियर को कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो इम्पैक्ट करती हैं जिसकी वजह से जो है वो जो पर्टिकुलर बिहेवियर है वो होता है. सो व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर बिहेवियर. किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, क्या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स उसमें है, कैसे म्यूटेशन हुई है, क्या न्यूट्रिशन दिया गया, अगर पहले से कोई डिजीज़ तो नहीं है या किसी ने किसी तरीके का कोई ट्रॉमा तो नहीं फेस किया, कैसे इन्वायरमेंट में बच्चे को रखा गया. सो ये सारी चीज़ें जो है वो कंट्रीब्यूट करती हैं कि अगर किसी का बिहेवियर जैसा है वो वैसा क्यों है. दीज आर द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल. ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करती है. सो दीज आर द फैक्टर्स विच आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इट. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज बॉडी माइंड रिलेशनशिप. सो ऐसा माना जाता है कि बोथ आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर. सो जो माइंड एंड बॉडी है ऐसा माना गया है कि दोनों एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड है. माइंड बॉडी को अफेक्ट करता है, बॉडी माइंड को अफेक्ट करती है एंड वाइस वर्सा. सो दिस मीन्स दैट कि जो भी आप सोचते हैं, जो हमारी फीलिंग्स है, बिलीव्स हैं, एटीट्यूड्स हैं, वो कहीं ना कहीं पॉजिटिवली और नेगेटिवली हमारी फिजिकल एज वेल एज हमारी मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करती हैं. So on the other hand कि what one do with physical body, much exercise can impact mental state positively and negatively. So जितना आप पॉजिटिव रहते हैं आप देखेंगे आपके साथ सारी चीज़ें पॉजिटिवली होंगी, आप फिजिकली भी बहुत अच्छे रहेंगे, आप मेंटली भी बहुत अच्छे रहेंगे. ऑन द अदर हैंड अगर दोनों में से किसी भी चीज़ में इम्बैलेंसेस है तो आपको उसका इफेक्ट देखने के लिए मिल जाता है. सो व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ माइंड ऑन बॉडी. सो पहले हम देखेंगे कि हमारे माइंड का हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट रहता है. अगर हम यहाँ पे सबसे पहले देखें मोटिवेशन. अब मोटिवेशन क्या है, कोई दिखाई देने वाली चीज़ नहीं है.
राइट, इट्स एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर। सो बट यू, जब आप अंदर से बहुत ही मोटिवेटेड फील करते हो, बहुत ही अच्छा पुश फील करते हो, दैट टाइम यू फील दैट कि येस, आप में बहुत एनर्जी आ जाती है, यू आर एबल टू फुलफिल योर गोल्स, यू आर एबल टू फुलफिल योर लाइक डिजायर्ड वर्क, जो भी आप करना चाहते हो, राइट। नेक्स्ट वन इज अनकॉन्शियस मोटिवेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट गिव राइज टू मेनी फिजिकल कंप्लेंट्स। यस, अगर आपके कोई जो काम है वो आपकी लाइफ में अगर किसी तरीके का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है या कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे रिलेटेड आपको कोई गिल्ट है या कोई पास्ट हिस्ट्री है, कुछ भी है, राइट, सो दिस लेड टू सर्टेन काइंड ऑफ फिजिकल इलनेस। नेक्स्ट वन इज जैसे कि rise to many physical complaints, जैसे कि people can develop any kind of neurotic disorder, any kind of peptic ulcer, colitis, किसी भी तरीके की जो problems है वो हम develop कर लेते हैं। and those people who are very hostile, very aggressive, for example type A personality, सो जो इस पर्सनालिटी के लोग होते हैं वो बहुत हॉस्टाइल होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, कॉम्पिटिटिव होते हैं, जिनकी वजह से इनको क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ और हाइपरटेंशन की जो प्रॉब्लम है वो मोस्टली होती ही है। दिस इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ माइंड, जैसा वो रहते हैं। नेक्स्ट वन इज इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन माइंड। सो इफ़ यू आर फिटीग्ड, अगर आप थके हुए हो, सो आपका मूड कैसा होगा? सो यू आर नॉट इन द मूड टू डू एनीथिंग, आपका मूड होगा कि मुझे कुछ नहीं करना, आई जस्ट वांट टू स्लीप, आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट भी नहीं होगा। सो नेक्स्ट वन इज हाइपरथायरॉयडिज्म। सो ये क्या होता है, जब आपका थायराइड जो होता है वो ओवर एक्टिव होता है, जब वो ज़रूरत से ज़्यादा हॉर्मोन्स को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम हाइपरथायरॉयडिज्म, इनमें क्या होता है, एक तो ये वीक होते हैं, ऑलवेज लो ऑन एनर्जी होते हैं, दे आर मोर प्रोन टू डिजीजेज, हमेशा थके थके रहते हैं, दे आर हैविंग स्लीप प्रॉब्लम्स एज वेल। सो अनदर इफेक्ट्स ऑफ माइंड ऑन बॉडी आर, अगर आपके इमोशंस जो है वो रेगुलेटेड नहीं है, इसमें किसी ना किसी तरीके का कोई चेंज है, अगर आपके जो इमोशंस है वो अनप्लेजेंट है, यू आर लाइक हैविंग फियर अबाउट समथिंग, वरी है, जेलसी है, एंगर है, किसी भी तरीके का अगर गुस्सा है, दिस लेड्स टू सर्टेन फिजिकल सिम्टम्स, है ना। अगर आप बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं, या किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस भी ले रहे हैं या डिस्ट्रेस में है, तो इसके कहीं ना कहीं आपको जो फिजिकल सिम्टम्स है वो आपकी बॉडी में दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट पीपल रिपोर्टेड दैट कि उनको हेडेक्स की प्रॉब्लम रहती है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, लैक ऑफ एपिटाइट है, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स है, या वो अच्छे से किसी भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग है। सो दीज आर द रिजल्ट्स ऑफ इमोशंस, right, which is causing some kind of physical symptoms। ऐसा नहीं है। Due to effects of mind and body, one terms come into, that is known as psychosomatic medicines। अब साइकोसोमेटिक मेडिसिन्स जो है, ये जो है, ये फील्ड जो है, ये तब निकल के आया जब ये देखा गया कि जो जितनी भी फिजिकल इलनेसेस हैं, कहीं ना कहीं जो उनका कॉज है वो क्या है, दैट इज साइकोलॉजिकल। सो दैट फील्ड इज नोन एज साइकोसोमेटिक मेडिसिन। इसमें हम पेशेंट को दोनों चीज़ों के लिए ही मेडिकेशन देते हैं, माइंड के लिए भी और बॉडी के लिए भी। फॉर एग्जाम्पल, इफ एनीबडी इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन, राइट, अगर कोई हाइपरटेंशन से सफ़र कर रहा है तो हम उसको हाइपरटेंशन की भी मेडिसिन देंगे टू लोअर बीपी, तो और उसको हम माइंड की भी देंगे सो दैट कि उसके लोअर एंजाइटी लेवल्स, तो उसकी जो एंजाइटी लेवल्स है उसको भी हम लो कर सकें। सो सेम एज इफेक्ट्स ऑफ बॉडी ऑन माइंड। ऑन द अदर हैंड, अगर आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज्ड है तो आप बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, इरिटेटेड रहेंगे, या फॉर एग्जांपल आप छोटे से छोटे एग्जांपल ले लीजिए कि अगर आपको फीवर भी है, यू आर नॉट एबल टू कंसंट्रेट, यू विल नॉट फील गुड, आपका मूड अच्छा नहीं रहेगा, यू डिडंट फील हैप्पी इवन इन द हैप्पीएस्ट प्लेस, आप किसी चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, राइट। सो अगर किसी तरह की कोई भी ब्रेन इंजरी हो जाती है, येस इट डेफिनेटली इफेक्ट्स माइंड। जैसे कि अगर हमारा ब्रेन वेल डेवलप्ड है तो हमारी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग बेटर होगी। अगर ये अच्छे से डेवलप नहीं है, जैसे कि हमने पहले बात की थी कि बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो ह्यूमन बिहेवियर को बनने में कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें से जो था एक न्यूट्रिशन की हमने बात की थी और एक डेवलपमेंट की। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी ऐसा देखा गया है कुछ मदर्स का कि जो वॉर्म में बेबी है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो रहा है, किसी का ब्रेन डेवलप नहीं हो रहा है, जिसके कारण बच्चों को कई बार मेंटल रिटार्डेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, डाउन सिंड्रोम की प्रॉब्लम आ जाती है, राइट। सो नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट जेनेटिक्स एंड बिहेवियर।
सो इन दिस वी विल लर्न कि जीन्स का एंड इन्वायरमेंट का हमारे बिहेवियर में क्या रोल है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स प्लेड बाय द जीन्स, कैसे ये हमारे बिहेवियर को बनाते हैं, व्हाट इज द रोल. So let's understand what is genetics. When genes are passed from one generation to another, ठीक है, both physical as well as psychological. That term is known as genetics. So in this we will study how genes shape our behavior, what role it plays. So behavioral genetics एक branch of psychology है कि जो हमें explain करके बताती है, which helps us to understand what is the role of genetic and environment, how it shapes us, how it contributes to our behavior, how it contributes to human behavior. So let's understand what are the 4 laws of behavioral genetics. सबसे पहली बात यही हमने जो किया, दैट इज जितने भी वो ट्रेट्स हैं हमारे दैट आर हेरिटेबल, वो पास ऑन होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. कि इन्वायरमेंट का जो रोल है दैट इज स्मॉलर बट जीन्स प्ले अ बिगर इम्पॉर्टेंट रोल. द थर्ड वन इज, ऐसा भी माना गया है कि इन्वायरमेंट और जीन्स के अलावा भी कई फैक्टर्स होते हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे बिहेवियर को शेप करने में. फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस, उनका जो जेनेटिक मेकअप है दैट इज 100% सेम, जो इन्वायरमेंट है दैट इज ऑल्सो 100% सेम. फिर क्यों उनके जो बिहेवियर है उनमें स्टिल देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस. द लास्ट वन इज द टिपिकल ह्यूमन बिहेवियर इज एसोसिएटेड विद मेनी जेनेटिक वेरिएंट्स. सो बहुत तरीके की जो जेनेटिक वेरिएंट्स है वो बिहेवियर में देखे जाते हैं विच इज अकाउंटेबल फॉर स्मॉलर परसेंटेज. सो अगर हम जीन्स की बात करेंगे, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ जेनोटाइप एंड फेनोटाइप. अब जेनोटाइप क्या है, जो आपका इंटरनल इंडोमेंट है, जो आपका इंटरनली जो आप जीन्स को इनहेरिट करते हो अपने एंसेस्टर से, दैट इज नोन एज जीनोटाइप. फिनोटाइप क्या है, द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज नोन एज फेनोटाइप. ऑब्जर्व्ड कैरेक्टरिस्टिक दैट इज नोन एज फेनोटाइप, और जो इनहेरिटेड है विच इज जेनेटिक मेकअप दैट इज नोन एज जीनोटाइप.